Hello everyone. We are now going to start chapter number 3rd of class 9th, that is atoms and molecules. That is of class 9th. So सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन में जाना चाहूँगा। जो हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो हमारे एंशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो जानकर हैरान हुए कि मैटर की कोई अनसीन फॉर्म भी है, मतलब ऐसी फॉर्म भी है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो जो ये डिविजिबिलिटी का जो आइडिया है दैट इज अराउंड 500 बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कर्नाड, उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। ये किसके पोस्टुलेट था? महर्षि कर्नाड का। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम उस मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स आते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो हम आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या, जो हमारे पास मतलब उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। जो मैटर को हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु बोल रहे हैं। तो कुछ एक अनदर इंडियन फिलोसफर थे, उसका नाम क्या था हमारे पास? पाकुदा कत्यामा। इन्होंने भी इसको इलेबोरेट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और लेसिपस, इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आगे वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, और उसी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? उसी पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं? एटम। So it is the smallest unit of an element which may or may not exist independently. जो एटम है वो हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है of an element, of an element which may or may not exist independently. एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब ये ऐसी कौन सी स्टेज है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम हीलियम की बात करते हैं, नियोन की बात करते हैं, आर्गन की बात करते हैं, क्रिप्टॉन की बात करते हैं, जेनॉन की बात करते हैं, तो ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको दूसरे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इन एलिमेंट्स को किसी के साथ कंबाइन होने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव गैसेस, दे आर नोबल गैसेस। ठीक है, और इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। ऑक्टेट के बारे में हम थोड़ा सा जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम ऑक्टेट के बारे में भी जानेंगे। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कार्बन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है? अकेला कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है? ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकता है? हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कार्बन किससे ज्वाइन होगा? CO2 से हो सकता है, CH2 हो सकता है, CO हो सकता है, ठीक है जी, CH2H4 हो सकता है। सो कार्बन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ये नहीं कर सकता। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने के साथ कर सकता है, किसी और सल्फर से कंबाइन हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे हमारे पास। O3 बन सकता है, अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारे वो एलिमेंट्स है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये सारे वो एलिमेंट्स है जो हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन की बात करें, H2 अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, H2 के साथ एग्जिस्ट करेगा, ये अपने सेम टाइप के एलिमेंट से कंबाइन होकर एग्जिस्ट करेगा, अकेला ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन वाटर के साथ नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके वाटर बना सकता है, तो मतलब हाइड्रोजन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की बात करें, N2 कर सकता है, NH3 बन सकता है, ठीक है, NH4OH हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स which can exist independently and there are so many elements which cannot exist independently. ठीक है जी। तो ये सारी हमारा पहले तो हमें हिस्टोरिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे इंडियन
और ग्रीक फिलोसफर्स थे जो एंशियंट थे, दे वर वेरी वंडर्ड, उनको ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैटर की कोई अनसीन फॉर्म भी है, ठीक है, और एक ऐसी स्टेज भी है कि अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, और उसी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पहले उसको बोला गया था परमाणु और बाद में उसका नाम क्या पड़ा, एटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि जो 18वीं सेंचुरी के एंड पर साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा कि जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ आगे आगे क्या होने लगा, जो हमारे केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं एंटोनी एल लेवोइजर, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इनके बेसिस पर कुछ लॉ दिए, वो लॉ हमारे पास उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें हम बेसिकली दो लॉ पढ़ने वाले हैं, एक आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने किसी एक शॉप पर 10 किलोग्राम शुगर परचेज की, ठीक है, और मार्केट के अंदर बहुत सारे काम करते हुए घर पहुंचा और उसको क्या घर पे पहुंचने के बाद उसको ऐसा डाउट हुआ कि जो चीनी मतलब शुगर जो वो घर पे लेकर गया है कि क्या वो कम तो नहीं हो गई है, क्या ऐसा तो नहीं था कि उस पैकेट के अंदर छोटा सा होल था और उसमें से चीनी बाहर निकल चुकी है, उसका वेट कम हो चुका है, तो उसको एक डाउट हुआ। घर पे जाके देखा वो सेम उसको मास मिला शुगर का, जितना मास पहले 10 किलोग्राम था और उतना ही 10 किलोग्राम उसको घर पे मिल रहा है, उसने घर पे भी चेक करके देखा। यहाँ पे हमारा मास क्या रहा, कंजर्व। ये तो हो गया हमारा कंजर्वेशन का मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन, इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम पढ़ेंगे। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो मास होता है ना तो वो क्रिएट होता और ना ही वो क्या होता, डिस्ट्रॉय होता। कहने का मतलब जो हमारे पास रिएक्शन होती है ना बच्चों, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो टोटल मास रिएक्टेंट का है और वही हमारे पास मास होगा, वो क्या होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कार्बन, अगर इसका कंबशन होता है तो दैट विल फॉर्म CO2। मान लीजिए कार्बन की बात करें 12 ग्राम, ऑक्सीजन की बात करें तो एक कितना है 32 ग्राम, और इसका अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा तो सी का होगा 12 प्लस 32 दैट मींस 44 ग्राम। तो आपने क्या देखा बच्चों, हमारा टोटल मास है प्रोडक्ट का, वो हमारा किसके इक्वल आया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आया है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारी स्टेटमेंट ये हो सकती है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, आपने देखा कि इसके अंदर जो मास हमारे पास आया वो हमारे रिएक्टेंट के मास के क्या है बच्चों, बराबर है। इट शोज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड हियर। सो इसी बेसिस पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्या है बच्चों, देखिए, देखो आप इसके अंदर x और y हमारे पास जो लिया गया है इसके अंदर, आप इसको ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारे पास एक मैं एक डायग्राम से आपको शो कर रहा हूं, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारे पास क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, और उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जो है टेस्ट ट्यूब को हैंग किया हुआ है और उसमें हमने ले लिया है बच्चों एक्स सोल्यूशन। और एक्स सोल्यूशन हमारे पास कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, बेरियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेड नाइट्रेट भी हो सकता है बच्चों। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं, जिसके लास्ट में सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, ठीक है, या फिर हमारे पास क्लोराइड हो। दीज रिप्रेजेंट द सोल्ट फैमिलीज। तो मैंने इनमें से तीनों में से कोई भी एक पेयर ले लिया। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को, तो हमारे पास ये एक्स के अंदर क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट है, और ये वाई के अंदर हमारे पास ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का है। ये बात आप सभी को पता है कि मान लीजिए इसकी रिएक्शन होने से पहले, मतलब मैं इस बीकर को टिल्ट करने, कोनिकल फ्लास्क को टिल्ट करने से पहले इसके मास को नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है, मतलब जो हमारे पास सेटअप है इसके मास को मैं क्या कर लूंगा, नोट डाउन कर लूंगा।
अब मुझे केमिकल रिएक्शन करवानी है इसके बीच में, मैं क्या करूंगा, इस कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा टिल्ट कर दूंगा, और टिल्ट करने से क्या होगा, जो हमारा टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है, जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, वो हमारा किससे रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से। रिएक्शन जैसे ही होगी कंप्लीटली कंटेंट, देखो कंडीशन क्या है, ये जो पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है ना, वो हमारे इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर रिएक्शन होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल इसके अंदर नहीं रहना चाहिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमें कंप्लीटली उसको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है। मतलब उस पूरे को हम टिल्ट करेंगे इस तरह से कि हमारा जो सॉल्यूशन एक्स है टेस्ट ट्यूब वाला और वाई से वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। सो व्हाट आई विल नोटिस, व्हाट यू विल नोटिस, कि जब रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास इसका हमने जो वेट नोट किया था, मतलब मास नोट किया था, और रिएक्शन होने के बाद टिल्ट करने के बाद जो मेरे पास इसके अंदर वेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसमें रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, इसको क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन। कॉपर सल्फेट हमारे पास CuSO4, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास Na2SO4 प्लस CuCO3। ये हमारे पास, मतलब इस केस में जितना मैं इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकाल के देखूंगा ना, जो हमारे पास इसका मास टोटल मास आएगा वही मास हमारे पास इसका रिएक्टेंट का मास रहेगा, विच शोज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हमारे पास किसको फॉलो कर रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक एक्टिविटी है। आप इसके अंदर एक्स और वाई के अंदर जो हमारे बैरियम क्लोराइड है या फिर सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड आप किस में लोगे, एक्स टेस्ट ट्यूब में लोगे, और वाई किस में लोगे, मतलब वाई में आप क्या लोगे, मान लीजिए आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, तो टिल्ट करने से पहले जो उसका वेट हम नोट डाउन कर लेंगे कंप्लीट सेटअप का, और टिल्ट करने के बाद जो कंप्लीट सेटअप का हम वेट कर लेंगे, सो वी विल फाइंड इट सेम, विच शोज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बच्चों आपने प्रोपोर्शन एक वर्ड सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। इट स्टेट्स दैट elements are always present, elements are always present in the same proportion, in the same proportion by mass। किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेशियो रहेगा ना, बाय मास रेशियो आई एम टेलिंग अबाउट, जो उनका मास रेशियो रहेगा वो दैट विल रिमेन सेम। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर चाहे आप टैप वाटर लो, चाहे आप रिवर वाटर लो, चाहे आप वेल वाटर लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, चाहे आप पोंड वाटर ले लो, और चाहे आप स्प्रिंग वाटर ले लो, फॉर्मूला हमेशा रहेगा इसका सेम, H2O, whatever may be the source of the compound, elements are always present in the same proportion by mass। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक मास होता है बच्चों 1, और यहाँ पे अगर 2 एटम है तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 2। चलिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास 16, सो हियर आई विल राइट 16, तो इसको हम कट करके क्या बोल सकते हैं 1:8। अब ये नहीं है बच्चों कि आपने पॉन्ड वाटर लिया तो उसमें H2O का जो मास रेशियो है वो हमारा कुछ और हो जाएगा, 1:8 से थोड़ा डिफरेंट होगा, नहीं। चाहे आपने वाटर लिया हो टैप वाटर, चाहे वेल वाटर, चाहे रिवर वाटर, चाहे लेक वाटर,